हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे ज्ञान एंड विज्ञान चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर था कि हमारा जय प्रक्रम। उसमें हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, पिछली दो क्लासों में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी। सेकंड क्लास में हमने पढ़ा था कि पाचन में कौन कौन से अंग हमारे सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो उन सभी पाचन तंत्र में जितने भी अंग सम्मिलित होते हैं उन सभी के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, क्योंकि पाचन आपने पढ़ा था कि पाचन तंत्र को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक आहार नल और एक होती है पाचक ग्रंथियां। ठीक है, पाचक ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, तो उसमें उसके जब हमने पढ़ा था तो हमने सभी पाचक जो भी अंग होते हैं, जो भी अंग है पाचन तंत्र में काम आते हैं, उन सभी के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। हमारे पास बचा बस कौन सा था कि वो जो पाचक ग्रंथियां यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं उन्हीं के बारे में हम पढ़ने हैं। और वो पाचक ग्रंथियां कितनी तरह की होती हैं? तीन तरह की होती हैं। लाल ग्रंथियां, उसके बाद यकृत यानी लीवर, और तीसरा क्या होता है हमारा? अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। ठीक है, तो ये तीनों ग्लैंड्स हमें पढ़नी है। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों के पास शेयर करिए जो भी हमारे 10th की क्लास में यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड्स के लिए अपीयर हो रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं कि हमारा क्या है, हमें पाचक ग्रंथियों के बारे में पढ़नी है। उन पाचक ग्रंथियों में हमारा पहला जो ग्रंथि का नाम है वो है हमारी क्या? लार ग्रंथि। ठीक है, लार ग्रंथियां। ठीक है, लार ग्रंथियां। ठीक है, ये हमारी है लार ग्रंथि यानी स्लैवरी ग्लैंड्स। तो अब बात करें, अगर स्लैवरी ग्लैंड्स कितनी टाइप्स की होती हैं। ठीक है, स्लैवरी ग्लैंड्स पहले हम टाइप पढ़ लेंगे, फिर उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो अगर लार की बात करेंगे तो ये स्लैवरी ग्लैंड्स होती है, जो लार ग्रंथियां होती हैं वो मेनली तीन टाइप्स की होती हैं। ठीक है, तीन प्रकार की होती हैं। ये कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं? तो ये हमारा है अधोजिह्वा ग्रंथि। ठीक है, अधो क्या होती है? जिह्वा ग्रंथि, अधोजिह्वा ग्रंथि। ठीक है, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ठीक है, ये लार ग्रंथि की पहली हमारी ग्रंथि है। ठीक है, अगर हम बात करें सबलिंगुअल ग्लैंड्स या अधोजिह्वा ग्रंथि कहां पाई जाती है, तो ये मेनली हमारे टंग जो होती है, जीभ होती है, उसके दोनों साइड में पाई जाती है। ठीक है, यहां और यहां साइड में हमारी ये दोनों ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो अधोजिह्वा ग्रंथि अगर हम कहें तो जिह्वा के दोनों ओर, ठीक है, दोनों ओर पाई जाती है। ठीक है, दोनों ओर स्थित होती है। ठीक है, कहां स्थित होती है? ये सबलिंगुअल यानी अधोजिह्वा ग्रंथि वो जिह्वा के दोनों साइडों में पाई जाती है, इसीलिए इसको अधोजिह्वा ग्रंथि या सबलिंगुअल ग्लैंड्स कहते हैं। ये पहला टाइप है लार ग्रंथि का। दूसरा टाइप हम लिख लेते हैं रेड पेन से। दूसरा है, अब अगला पढ़ते हैं अधोजंभ ग्रंथि। अधोजंभ ग्रंथि। ठीक है, अधोजंभ ग्रंथि, ये इसका नाम क्या है? सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स। ठीक है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो अधोजंभ ग्रंथि। अधोजंभ ग्रंथि, अब ये बात करें तो ये अधोजंभ ग्रंथि कहां पाई जाती है? तो ये अधोजंभ ग्रंथि जो हमारा ये निचला जबड़ा होता है, उस निचले जबड़े के इस मैक्सिला में, ठीक है, इस मैक्सिला के बीच में स्थित है। यहां पे जो है इसी मैक्सिला के बीच में, यानी हमारा निचले जबड़े के मैक्सिला अस्थि में, मैक्सिला अस्थि के बीच में, मैक्सिला अस्थि के कहां पाई जाती है? बीच में पाई जाती है अधोजंभ ग्रंथि। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा दूसरा हो गया ये ग्लैंड्स। अब तीसरी ग्लैंड्स क्या जाती है? इसको कहा जाता है कर्णपूर्ण ग्रंथि। कर्णपूर्ण ग्रंथि भी एक तरह की हमारी क्या है? लार ग्रंथि का तीसरा है। ठीक है, लार ग्रंथि का तीसरी टाइप से, इसको हम इसी में से लिखते हैं
पैरोटिड पैरो पैरोटिड ग्लैंड्स, ठीक है, पैरोटिड्स ग्लैंड, ठीक है, ये तो हमारा इसका रहा, ठीक है। पैरोटिड्स ग्लैंड्स की बात करें तो पैरोटिड्स ग्लैंड्स कहां पाई जाती हैं, तो ये दोनों कानों के पास पाई जाएंगी, ठीक है, ये दोनों कानों के पास पाई जाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं दोनों कानों के पास पाई जाती है, दोनों कानों के पास पाई जाएंगी, कानों के पास, ठीक है, दोनों कानों के पास पाई जाती है। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, कर्णपूर्ण ग्रंथि यानी पैरोटिड ग्लैंड्स। तो हमारी हमने देख लिया कि जो लार ग्रंथियां होती हैं वो कितनी टाइप्स की होती हैं, वो हमारी टाइप्स होती हैं 3 टाइप्स की होती हैं। अधोजिह्वा ग्रंथि सबलिंगुअल ग्लैंड्स जो जिह्वा के दोनों तरफ साइड पाई जाएगी, अधोजंब ग्रंथि यानी सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स जो निचले जबड़े के मैक्सिला अस्थि में क्या होती है, उसके बीच में क्या होती है, स्थित होती है। उसके बाद कहे अगर कर्णपूर्ण ग्रंथि यानी पैरोटिड ग्लैंड्स जो होती है वो हमारे दोनों कानों के पास स्थित होती है। इस तरह से हमने देख लिया कि जो ग्लैंड्स होती है, लार जो स्लैवरी ग्लैंड्स होती है, लार ग्रंथियां होती है, वो कितनी टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। तो हमने ये अच्छे से पढ़ लिया। अब इसके बाद बढ़ेंगे इन लार ग्रंथियों से क्या निकलता है। तो हम पढ़ेंगे इन ग्रंथियों से, लार ग्रंथियों से क्या निकलता है। पहले इसको फटाक से नोट करिए, फिर जल्दी से हम इसको लिखते हैं कि इनसे कौन कौन से एंजाइम्स हमारे सीक्रेट होते हैं, ठीक है। तो जल्दी से नोट करिए। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करें कि इनसे कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं। इसको पेन से लिखा जैसी, ठीक है। तो इनसे जो एंजाइम्स निकलते हैं, पहले इस लार में क्या क्या पाया जाएगा, ठीक है। तो लार में 2 चीजें पाई जाती हैं, एक होता है जल और दूसरा होता है एंजाइम्स, ठीक है। अब बात करें जो लार बना होता है वो लार 2 चीजों से मिलकर बना होता है, जल एवं एंजाइम से मिलकर बना होता है। अब जल की मात्रा कितनी होती है, 99% जो होती है वो लार में जल की मात्रा होती है। केवल और केवल 1% हमारा क्या होता है, एंजाइम होता है, ठीक है। तो जो लार होता है वो जल और एंजाइम से मिलकर बना होता है, जिसमें 99% लार होता है और 1% एंजाइम होता है। ये एंजाइम कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। तो ये एंजाइम हमारा 2 टाइप्स का होता है। पहला कौन होता है, पहला होता है टायलीन, पहला होता है हमारा टायलीन। अब यही टायलीन हमारा क्या करता है, फूड के मंड यानी स्टार्च का क्या करता है, पाचन करता है, फूड के स्टार्च यानी मंड का, और इसको दूसरी भाषा में बोला जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स का क्या करता है, ड्रेट्स का पाचन करता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करता है ये टायलीन, ठीक है। दूसरा एग्जांपल उसको हम ब्लू पेन से लिखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जिसका नाम होता है लाइसोजाइम, ठीक है। दूसरा होता है जो, उसका नाम है लाइसोजाइम, ठीक है। ये सभी हमारे क्या हैं, पाचक ग्रंथियों से, पाचक एंजाइम्स हैं जो कि भोजन को पचाने का काम करते हैं। हमने देख लिया कि टायलिन क्या काम करेगा, मंड यानी स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट्स को पचाएगा, ठीक है, और उसको अलग फॉर्म में बदलेगा। वो हम सभी पढ़ेंगे इसके अगले वाले, जो हम जब इन सभी पार्ट्स को पढ़ लेंगे तो पाचन की प्रक्रिया कैसे होती है वो हम जस्ट इसी क्लास में आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम ये देख लेते हैं। तो ये हम इसको भी नोट कर लीजिए फटाक से, ये हमारी रही लार ग्रंथियां, 3 टाइप की लार ग्रंथियां, और उन लार ग्रंथि में जो लार का फॉर्मेशन होता है वो किस से मिला होता है, जल और एंजाइम से। जल 99%, एंजाइम 1%। उस एंजाइम में कौन कौन से, टायलिन और लाइसोजाइम। टायलिन क्या करता है, मंड स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में पाचन कराता है, ठीक है। इसको फटाक से नोट करिए, फिर हम आगे मिटाते हैं। जो हमारी दूसरी पाचक ग्रंथि है वो है हमारा यकृत यानी लीवर, ठीक है। तो पहले हम लीवर के बारे में एक फिगर थोड़ा सा छोटा सा बना लें समझने के लिए, ठीक है। एक समझने के फिगर बना सकते हैं,
ठीक है, ऐसी संरचना लगभग पाई जाती है। ठीक है, ठीक है, ऐसी संरचना पाई जाती है। ठीक है, ऐसी संरचना पाई जाती है, दो भागों में ऐसे बटा होता है, और यहीं पे हमारा कौन होता है, पित्तरस भी, पित्ताशय पाया जाता है। ठीक है, पित्ताशय पाया जाता है, जिसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। तो लगभग यही संरचना हमारी होती है। ठीक है, क्या यही संरचना लगभग हमारी होगी किसकी, ठीक है, यकृत की। इसी तरह संरचना पाई जाती है, और ये जस्ट यहाँ ही हमारा, अगर हम बात करेंगे, यही हमारा क्या होता है, ऐसे स्टमक हमारा होता है। ठीक है, तो इसी के ऊपर जस्ट ऐसे ही हमारा लीवर यकृत होता है। अब कई बार पूछा जाता है कि लीवर जो स्थित होता है ये कहाँ स्थित होता है, तो हम पहले पढ़ लेते हैं ये स्थिति इसकी क्या होती है, ये कहाँ स्थित होता है। तो ये स्थित होता है हमारा उदर गुहा में। कहाँ स्थित होता है, उदर गुहा में, यानी हमारी एब्डोमिनल कैविटी में होता है। क्योंकि हमारा शरीर अगर बात करें तो दो कैविटी में डिवाइड हो जाएगा, एक थोरैसिक कैविटी, इस नेवल से ऊपर, नाभि से ऊपर वाले भाग को थोरैसिक कैविटी, और इस नाभि से नीचे वाले भाग को हम एब्डोमिनल कैविटी यानी उदर गुहा कहते हैं, और ऊपर वाले को वक्षीय गुहा, वक्ष गुहा और उदर गुहा। तो वक्ष गुहा को हम क्या कहते हैं, थोरैसिक कैविटी, और उदर गुहा को हम एब्डोमिनल कैविटी। तो इसी एब्डोमिनल कैविटी यानी उदर गुहा में ये यकृत स्थित होता है। वो भी किधर, ऊपर की तरफ दाहिने साइड में। उदर गुहा में किधर, ऊपर की ओर दाएं साइड में, ऊपर की ओर दाहिने साइड में, ऊपर की ओर दाएं साइड में, के दाहिने दाएं, ऊपर की ओर दाहिने साइड में यह स्थित होता है। अब बात करेंगे इसका रंग, तो इसका जो रंग होता है वो कलर होता है, वो भूरा कलर, भूरा धूसरा कलर कह सकते हैं, भूरा धूसरा कलर होता है। ठीक है, भूरा धूसरा कलर होता है। अगर बात करें तीसरा, इसका वजन कितना होता है, ये कितने वजन का होता है, तो लगभग 1.2 केजी से लेके लगभग 1.5 केजी के बीच होता है। उसके बाद बात करेंगे कि इसके अंदर एक हमारा क्या पाया जाता है, पित्ताशय पाया जाता है, इसी को गॉल ब्लैडर कहते हैं, पित्ताशय पाया जाता है। अब जो भी इससे पित्त का रस निकलता है, यकृत से जिस पित्त रस का निकलता है, जो भी पित्त रस निकलेगा, उस पित्त रस का जो स्टोरेज होता है, संचय होता है, वो किस में होता है, इसी गॉल ब्लैडर में होता है। इसके अलावा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो यकृत होता है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगर हमारे शरीर में पूछा जाए कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो उसका नाम क्या है, यकृत है। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बोली जाती है या मानी जाती है। ठीक है, ये यकृत हो गया। ठीक है, तो ये कुछ हमने पढ़ लिया कि यकृत का कुछ हमने पढ़ लिया कि कहां स्थित होता है, कैसा कलर होता है, वजन क्या होता है, इससे क्या निकलता है, इससे पित्तरस निकलता है, उस पित्तरस का जो संचय होता है वो कहां पे होता है, इस गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय में होता है। अब हम पढ़ेंगे कि यकृत का वर्क क्या है, काम का है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए फटाक से, और ये फिगर आप नॉर्मली बना सकते हैं बस समझने के लिए। बाकी जब आपको अभी जस्ट पाचन तंत्र पढ़ाया जाएगा तो उसमें पाचन तंत्र में पूरा आपको इस साइड में आपको पूरा पाचन अंग, पाचक जो भी अंग है वो सभी नाम के साथ दिखाई दे देंगे, तो आप आसानी से वहां समझ लीजिएगा कि यकृत कहां पे स्थित रहेगा। ठीक है, फिलहाल इसको नोट करिए, उसके बाद फिर हम आगे पढ़ते हैं इनके कार्य के बारे में। पहले हम बात करें, यह पहला क्या करता है, यह भोजन के विषैलेपन को, भोजन के विषैलेपन को क्या करता है, विषैलेपन को क्या करता है, अविषैला बनाता है, अविषैला बनाता है। ठीक है, अविषैला बनाएगा।
ठीक है। उसके बाद अगर भोजन में कुछ कुछ ऐसी हार्मफुल चीजें होंगी तो उसको इनएक्टिव कर देगा, यानी हमारे लिए अच्छा कर देगा। ठीक है। दूसरा बात करें कि ये क्या करेगा, प्रोटीन के अपचयन यानी प्रोटीन्स के ऑक्सीकरण में, प्रोटीन्स के उपचयन में, उपचयन लिख देते हैं, उपचयन या ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीकरण में क्या होता है, मदद करता है, उपचयन में मदद करेगा। ठीक है, मदद करता है, करेगा। ठीक है, ये यकृत क्या करता है, प्रोटीन के उपचयन में मदद करता है। उसके अलावा सबसे मेन है कि अगर हमारे भोजन में क्या करती है कि वसा की कमी हो जाती है, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर वो तीसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम बताएंगे अच्छे से। ठीक है, नोट हो गया। अब हम देखेंगे जो तीसरा हमने बोला, ये तीसरा क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे भोजन में फैट की, वसा की कमी हो जाती है तो वो कार्बोहाइड्रेट को वसा में कन्वर्ट भी करता है, यही यकृत। यानी अगर भोजन में वसा की कमी हो जाए, भोजन में वसा की कमी, वसा की कमी, अगर भोजन में वसा की कमी हो जाए तो उस कमी को कार्बोहाइड्रेट के थ्रू पूरा करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को किस में कन्वर्ट करता है, वसा में कन्वर्ट कर देगा। तो ये कुछ काम है हमारे यकृत के, जो कि काम बहुत सारे करता है। ठीक है, इसके बाद हमारा तीसरा जो इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी पाचक ग्रंथि रहेगा, वो हमारा रहेगा अग्नाशय, पैनक्रियाज ग्लैंड। तो वो जल्दी से पढ़ लीजिए, फिर हम उसके बारे में पढ़ेंगे। लिख लीजिए इसको। अब क्या है, अग्न्यास, अग्न्यास लिखा जाता है, अग्न्यास। ठीक है, पैनक्रियाज क्या होता है, पैनक्रियाज। अब देखिए अग्न्यास क्या होता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे अब पैनक्रियाज क्या होती है, तो पैनक्रियाज के बारे में कहा जाता है कि ये शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्लैंड्स है, दूसरी सबसे बड़ी ग्लैंड्स है। पहली हमारी हमने पढ़ लिया क्या था, यकृत था, और ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है हमारे शरीर की। ठीक है, अब ये क्या होती है, इसमें बहुत सारी नलिकाएं होती हैं, जो कि वो नलिकाएं पित्त वाहिनियों से, पित्ताशय के पित्त वाहिनियों से मिलके एक बड़ी नली बनाएंगी, और वो बड़ी नली कहां जाके जुड़ेगी, हमारे छोटी आंत के ग्रहणी से, ग्रहणी का जिसको ड्यूडेनम कहते हैं, वहीं से जुड़ जाती हैं, और वहीं से जुड़ के बहुत सारी एंजाइम्स का सीक्रेट करती हैं। ठीक है, उन एंजाइम्स का सीक्रेट करने का नाम हम पढ़ेंगे पाचक, जब पाचन पढ़ेंगे तब उसमें हम सारे नाम को पढ़ लेंगे। फिलहाल बस इतना ही जानिए कि ये जो अग्नाशय होती है, इसमें बहुत सारी नलिकाएं होती हैं, जो कि नलिकाएं पित्ताशय की नलिकाओं से जुड़ के, पित्त वाहिनियों से जुड़ के वो ग्रहणी में जाके जुड़ जाती है, एक बड़ी नली, और उसी नली से बहुत सारी एंजाइम्स का क्या होता है, सिक्रेशन होता है, निकलती हैं, बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं। अब बात करें कि इन अग्नाशय के जो भी भाग होते हैं उसमें लैंगरहैंस द्वीपिकाएं पाई जाती हैं। लैंगरहैंस, इसको ज्यादा नहीं पढ़ना है, इसको जब हम 11th 12th में जाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि लैंगरहैंस द्वीपिकाएं क्या होती हैं। बस आप नाम जानिए कि लैंगरहैंस जो होती हैं, लैंगरहैंस द्वीपिकाओं से, लैंगरहैंस द्वीपिकाएं पाई जाती हैं। उन लैंगरहैंस द्वीपिकाओं के 3 कोशिकाओं से, कितनी कोशिकाओं से, 3 कोशिकाओं से। वो कोशिकाएं कौन कौन है, एक है अल्फा कोशिका, समझ लीजिए, एक है हमारी बीटा कोशिकाएं, और एक समझ लीजिए तीसरी क्या है, गामा कोशिकाएं। गामा कोशिकाएं, ठीक है, गामा कोशिकाएं।
ठीक है, गामा कोशिकाएं। ये 3 कोशिकाएं हमारी उस लैंगरहैंस द्वीपिकाओं में पाई जाती हैं। इन सभी से कौन कौन से क्या क्या सीक्रेट होते हैं उसको भी हम जान लेंगे। तो इसको दूसरे पेन से लिखेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इस अल्फा से ग्लूकैगॉन, ठीक है, ग्लूकेगॉन निकलता है, ग्लूकेगॉन सीक्रेट होता है। ठीक है, ग्लूकेगॉन सीक्रेट होता है। बस ये नाम जानते रहिए कि ऑप्शन में हो सकता है कि कई बार पूछ दे। इन सभी के बारे में डीपली डिस्क्रिप्शन जो मिलेगा वो हमारे अगले क्लासेस में मिलेगा। फिलहाल 10th के लिए बस इतना ही है। 10th में ज्यादा नहीं कुछ है, इतना बहुत आप नाम जानते रहेंगे। नाम जानते रहेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि अरे हमने ये नहीं पढ़ा है। नाम सुने रहेंगे ना तो फिर हम आसानी से उस बड़े क्लास में हम इसका स्टडी कर लेंगे। तो जो अल्फा कोशिकाएं होती हैं उससे हमारा कौन निकलता है, क्या निकलता है, ग्लूकेगॉन निकलता है। बीटा कोशिकाओं से क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है। क्या निकलता है, इंसुलिन। और आपके लिए एक क्वेश्चन है कि इस इंसुलिन का डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने किया था, इस इंसुलिन को डिस्कवर किस साइंटिस्ट ने किया था। आप कमेंट बॉक्स में जरूर कहीं से भी सर्च करके जरूर टाइप करिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि इस इंसुलिन की डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने की थी। ठीक है, तो बीटा कोशिकाओं से क्या निकला, इंसुलिन निकल जाएगा। फटाक से इसको नोट करिए, फिर अल्फा कोशिकाओं के बारे में भी हम लिख लेते हैं। चाहे इसको भी लिख देते हैं, सोमैटोस्टोटीन, ठीक है, यानी सोमैटोस्टोटीन। तो 3 लैंगरहैंस द्वीपिकाएं 3 तरह की होती हैं, अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं, गामा कोशिकाएं। अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकेगॉन, बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन और गामा कोशिकाओं से सोमैटोस्टोटीन नाम के एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं। अब इन सभी के कार्य अलग अलग हैं। ये पूरा तरीके से इतना डीपली हमको नहीं पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस से आउट ऑफ है, तो वो हम बाद के 11th 12th के जब क्लासेस चलेंगी उसमें हम आसानी से पढ़ लेंगे। फिलहाल बस इतना ही जानिए। तो ये हमारी हो गई, हमारा क्या हो गया, अग्न्यास हो गया। और ये ही हमारा अग्न्यास जो होता है वो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कही जाती है। इसके बाद अब हमने पाचक अंग, जो भी पाचन में अंग शामिल होते हैं उन अंगों के बारे में, और इस पाचन में जो भी ग्रंथियां शामिल होती हैं, पाचक ग्रंथियां, उन सभी के बारे में हमने इंडिविजुअली अलग अलग सबके बारे में स्टडी कर लिया। अब इसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है कि मनुष्य में जो पाचन का प्रोसेस होता है, पाचन का क्रम कैसे कैसे, कहां से मुख से स्टार्ट होगा और कहां पे कैसे क्या होगा, वो सभी हम इसके अभी जस्ट बाद पढ़ेंगे। तो उसके लिए आपकी क्लास थोड़ी सी लंबी ना हो, उसके लिए हम पहले थोड़ा फिगर आपको हम बना लेंगे। फिगर बना के फिर हम आपको समझाएंगे, फिर हम वीडियो बनाएंगे। फिगर बना देंगे तुरंत, ताकि वो उसको हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे, ताकि वीडियो बना देने से ये आपके पास ये अच्छी चीज रहेगी कि आपको तुरंत टाइम ज्यादा नहीं खर्च होगा और हम आसानी से जल्दी से क्लास को खत्म करके समझ लेंगे। ठीक है, तो हम इसको फिगर को बना लेते हैं, फिर हम आपके पास क्लास को उसको हम पढ़ाना शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक आप थोड़ा वेट कर लेते हैं और इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मुख में पाचन कैसे होता है। ठीक है, तो मुख में पाचन के बाद हमने इस पाचन को समझने के लिए हमने पूरा अच्छे से डायग्राम बना दिया है। इस डायग्राम को हमने पहले बना लिया है ताकि आपका टाइम बचे और हम ज्यादा अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, तो हमने इसमें अगर हम इस पाचन तंत्र में देखें, इस पूरा पाचन तंत्र में देखें तो हमारा ये मुख गुहा है, यहीं से भोजन का स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हम धीरे धीरे सभी पार्ट्स के बारे में तो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है, और आज हमने लार ग्रंथियां यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड में लार ग्रंथियां के बारे में, अमाशय के बारे में, एक यहां मैंने फिगर छोड़ रखा है जिसको हम अग्नाशय कहते हैं। ठीक है, वो हम जब बढ़ाएंगे तो उसको हम बता दिया जाएगा। ठीक है, तो जब उसमें आएगा तो वो हम चीजें बना देंगे। ठीक है, अगर बनाना चाहें तो वो हम इसकी जो संरचना होती है वो पत्तियों की संरचना के समान होती है। ठीक है, तो एक जस्ट लाइक स्ट्रक्चर सपोज करने के लिए, ठीक है, कि ऐसे हम बना लेते हैं। ठीक है,
ऐसे स्ट्रक्चर होती है उसकी, लीफ लाइक की स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है। तो हम ऐसे बना लेते हैं और ये उसके पीछे संरचना पाई जाती है। तो बस ये आप समझिए कि ये क्या है, अग्नाशय है, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं, ठीक है। तो अग्नाशय कहते हैं, जिसको पैनक्रियाज भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हम देख लेंगे, एक फिगर हमने जानबूझ के छोड़ा था कि इसको हम जब वो पढ़ाएंगे तो वो चीजें हो जाएंगी, लेकिन फिर भी बना लेते हैं, उसके बाद अब देखते हैं। अब हमारा जो भोजन का पाचन होगा वो कहां से स्टार्ट होगा? तो भोजन का सबसे पहले पाचन जो स्टार्ट होता है वो हमारा और कहीं से नहीं, वो सीधे हम इसका क्या होता है, मुख में पाचन स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ ही मुख से पाचन स्टार्ट होगा। तो हम अगर पाचन की क्रियाओं को लिखें, पाचन के क्रम, पाचन के क्रम कैसे कैसे स्टार्ट होंगे मनुष्य में, ठीक है। तो उसका पहला क्रम स्टार्ट होता है हमारा मुख में पाचन, मुख गुहा में भी लिख सकते हैं, मुख गुहा में पाचन। मुख गुहा में पाचन, ये पहला हमारा पाचन का प्रोसेस है कि मुख गुहा में पाचन स्टार्ट होगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पे पाचन का स्टार्ट क्रम होगा कि जब भी हम भोजन का क्या करेंगे, अंतर्ग्रहण करेंगे, ठीक है। क्या होगा, भोजन हम क्या करेंगे, भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, ठीक है। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है यानी भोजन को मुंह में निकलना, ठीक है, मतलब खाना, ठीक है। तो जब हम भोजन का अंतर्ग्रहण करेंगे, क्योंकि इसके पहले हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि पाचन की कितनी प्रोसेस के थ्रू पाचन की क्रिया संपन्न होती है, वो अलग अलग, जैसे अंतर्ग्रहण होता है, उसके बाद डाइजेशन होता है यानी पाचन होता है, उसके बाद अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन यानी वो, उसके बाद फिर जाके इगेशन यानी बाहर निकलना होता है, ठीक है। तो ये 5 प्रोसेस में पूरी होती है। तो उसी में हमारा जो पाचन है, उस पाचन के क्रम कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पाचन का पहला हमारा क्रम है मुख गुहा में पाचन। अब यहीं से भोजन का क्या होगा, पाचन स्टार्ट होगा और यहीं पे हमारा पहला बार भोजन का पाचन होगा। अब देखिए क्या होगा कि जब भी हम भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं, अंदर लेते हैं, तो वो क्या होता है, वो भोजन दांतों के द्वारा क्या कर दिया जाता है, पीसा जाता है, ठीक है। दांतों के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, हमने दांतों के बारे में पढ़ लिया था। तो दांतों के द्वारा उस भोजन को क्या कर दिया जाता है, चीड़ा फाड़ा पीसा जाता है। अब पीसे हुए भोजन को क्या किया जाता है, वो पीसे हुआ जो भोजन होता है उसमें जो लार ग्रंथियां हैं उसी में क्या होती हैं, मिक्स हो जाती हैं, ठीक है। जो लार ग्रंथियां होती हैं भोजन के साथ क्या हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। अब लार ग्रंथियों से जो निकलने वाले लार हैं वो ऐड होंगे, उस लार में क्या हो जाता है, एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। उस एंजाइम का क्या नाम है, तो उसका नाम हमारा क्या है, टायलिन है। उसका क्या नाम है, टायलिन है, ठीक है। उस एंजाइम का क्या नाम है, टायलिन है। और हमने पढ़ा है कि एंजाइम में 99% जो होता है जल होता है, बाकी का वो जो लार होता है उस लार में बस 1% हमारा क्या होता है, एंजाइम होता है, और बाकी के 99% क्या होते हैं, जल होते हैं, ठीक है, उस सलाइवा में, ठीक है। तो ये हमने जान लिया। अब ये जल क्या होता है कि उस भोजन को ऐसे फॉर्म में बनाए रहेंगे ताकि अगर वो गले से नीचे की तरफ बढ़े यानी ग्रसनी के नीचे ग्रास नली से बढ़े तो वो आसानी से इसमें जा सके, ठीक है। अब हम देखेंगे ये भोजन में, जो भी भोजन में हमारा क्या होता है, मंड होता है, स्टार्च होता है, ठीक है। मंड या स्टार्च कहें या नॉर्मल भाषा में आप कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम कहें कि भोजन में के किसी में जो घटक होता है उसमें से कार्बोहाइड्रेट यानी मंड यानी स्टार्च का क्या होता है, ये टायलिन जो होता है ये उसका पाचन करता है, डाइजेशन करता है, ठीक है। तो ये भी कह सकते हैं कि भोजन का सबसे पहले पाचन हमारा कहां होता है, मुख में होता है। मुख में होता है यानी वो भी किस भोजन के कंपोनेंट का यानी घटक का, तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट या मंड कहें या स्टार्च कहें, ठीक है। तो अगर हम इसको एक छोटा सा इक्वेशन के रूप में लिखें तो यहां पे हमारा मंड जो होगा स्टार्च होगा, उसका क्या होगा, पाचन होगा, ठीक है। उसका पाचन होगा तो इसको हम दूसरे पेन से लिखा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पाचन होगा और वो किस में बदल जाएगा, शर्करा में बदल जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज में भी कह सकते हैं बदल जाएगा। और ये किसकी वजह से होता है, तो ये इसी की वजह से होता है, टायलिन की वजह से होता है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि सबसे पहले भोजन का जब हम अंतर्ग्रहण करते हैं तो वो दांतों के द्वारा पीसा जाता है। दांतों के द्वारा पीसने के बाद उसमें क्या होता है, लार ग्रंथियों से लार निकलता है। उस लार में हम जानते हैं कि 99% जल होता है और 1% एंजाइम होता है। उस एंजाइम का क्या नाम है,
टाइलिन है, वो टाइलिन एंजाइम क्या करता है, भोजन के घटक में कार्बोहाइड्रेट यानी मंड यानी स्टार्च को क्या करता है, का ही सबसे पहले पाचन कराता है और जिसको जो क्या करता है, उस स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। इसीलिए एक चीज आपने फील किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि रात के टाइम अगर आप चावल या कुछ ऐसा भोजन कर लेते हैं तो आपको बहुत जल्दी नींद आती है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है, कई बार टीचर्स या कोई भी हमें बड़े लोग बताते हैं कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उनको रात के टाइम पे चावल खाने से मना किया जाता है। ठीक है, अगर वो चावल जल्दी खाएंगे तो चावल में जानते हैं कार्बोहाइड्रेट होता है, वो जल्दी पाचित होगा और जल्दी पाचन की वजह से हमें नींद बहुत जल्दी आ सकती है। ठीक है, इस वजह से क्योंकि हमें रात में अगर पढ़ना है तो अगर हम चावल खा लेंगे या ज्यादा अधिक भोजन कर लेंगे तो हमें जल्दी नींद आएगी। ठीक है, इस वजह से मना किया जाता है कि बच्चे जो होते हैं, उनको जो स्टूडेंट होते हैं, उनको रात के टाइम पे भोजन नहीं करना चाहिए या ज्यादा हैवी भोजन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हम समझ लिए, यानी हमने पहला पढ़ लिया कि भोजन में मुख में भोजन का पाचन कैसे प्रोसेस हुआ। ये आप आसानी समझ लिए कि मुख में हमने भोजन का अंतर्ग्रहण किया, इंजेशन किया, उसके बाद वो दांतों के द्वारा पीसा गया। दांतों के पीसते के टाइम हम देखते हैं कि वो भोजन टाइट होता है लेकिन अचानक वो ढीला हो जाता है। ठीक है, तो वो लार ग्रंथियों से ही क्या, इसी लार ग्रंथियों से वो लार का स्रावित होगा। उस लार में हम जानते हैं 99% जल होता है, 1% एंजाइम होता है। उसमें एंजाइम का क्या नाम है, टाइलिन होता है। अब ये टाइलिन क्या करता है, जो भी भोजन के कंपोनेंट में मंड, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट है, उसको क्या कर देता है, शर्करा में बदल देता है और यही हमारा भोजन का सबसे पहले पाचन होता है। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि भोजन का पाचन सबसे पहले क्या होता है, तो लिखा रहेगा आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, मुख गुहा में। तो हम क्या टिक करेंगे, मुख गुहा पे टिक कर देंगे और हमें 1 नंबर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अब ये होता है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये जो भोजन होता है, मुख में जो भोजन पचा हुआ होता है, उस भोजन को जो बचता है, उस भोजन को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो वो भोजन को हम क्या कहते हैं, क्या किस नाम से जाना जाता है, उस भोजन को हम किस नाम से जानते हैं, बोलस के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। ठीक है, यानी मुख में जो भोजन होता है उसको हम क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। तो ये भी ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि मुख में भोजन को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो मुख में जो भोजन होता है उसी को बोलस बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला पाचन स्टार्ट क्रम था। ये हमारा जो क्रम था वो स्टार्ट हुआ था कैसे, कि मुख में भोजन का पाचन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद यही भोजन ग्रसनी से होते हुए ग्रास नली में पहुंचेगा। अब ग्रास नली क्या है, इसको बस ज्यादा बताने वाली बात नहीं है, बस इसको इस फिगर में समझिए। अब यहां से भोजन धीरे धीरे पाचित होकर बोलस क्या करेगा, धीरे धीरे आगे की तरफ, ग्रसनी से आगे की तरफ ग्रास नली में बढ़ेगा। अब ग्रास नली में बढ़ेगा तो हमने कहा था कि इसमें क्या लार मिला हुआ है, तो वो इतना स्लिपरी हो जाता है कि वो आसानी से ग्रास नली में रुकता नहीं और आसानी से क्रमाकुंचन गति से क्या कर देता है, आगे बढ़ते हुए आमाशय में पहुंच जाता है। ठीक है, तो अगर कई बार पूछा जाता है कि ग्रास नली में भोजन का पाचन होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है। ग्रास नली एक तरह की, एक समझिए पाइप है जो भोजन को हमारे मुख से कहां तक पहुंचाएगी, इस आमाशय तक पहुंचाएगी। ठीक है, अब इस आमाशय में भोजन हमारा पचेगा। तो हम पढ़ेंगे कि आमाशय में भोजन का पाचन कैसे होता है और किस किस प्रोसेस से होगा और क्या होता है। ठीक है, तो ये पढ़ लेंगे, तब तक ये लिख लीजिए, ये फिगर भी बना लीजिएगा बाद में आराम से। इसको लिख लीजिए कि पहला क्रम जो था मुख में भोजन का पाचन वो कैसे हुआ। ठीक, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे दूसरा। तो हमने पढ़ लिया ग्रास नलिका में कैसे भोजन पहुंच जाएगा आमाशय में। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जो दूसरा रहेगा वो आमाशय में पाचन कैसे होता है। ठीक है, आमाशय में पाचन, आमाशय में पाचन। ठीक है, आमाशय में पाचन कैसे कैसे होगा। ठीक है, तो आमाशय में पाचन कैसे कैसे स्टार्ट होता है, तो देखिए आमाशय की जो दीवारें होती हैं, आंतरिक दीवारें होती हैं, उस पर क्या होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का मतलब होता है कि जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं कि आमाशय में क्या पाई जाएंगी, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, क्या पाई जाती हैं, जठर ग्रंथियां पाई जाएंगी। अब जठर ग्रंथियों का मतलब है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स,
ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। अब ये जठर ग्रंथियां क्या करती हैं, कुछ नहीं काम होगा, इनसे हमारा बहुत सारे एंजाइम्स एसिड्स निकलते हैं। अब वो क्या निकलते हैं, इन जठर ग्रंथियों से हमें क्या क्या निकलता है, तो ये हम देखेंगे कि इन जठर ग्रंथियों से HCl निकलता है। ठीक है, HCl निकलेगा, उसके अलावा पेप्सिन निकलेगा, पेप्सिन निकलेगा, उसके अलावा हमारा रेनिन निकलेगा। ठीक है, इनके अलावा क्या निकलेगा, लाइपेज निकलेगा। ठीक है, ठीक है, हमारा क्या निकलेगा, लाइपेज निकलेगा। इतने हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड से ही जठर ग्रंथियों से जठर रस यानी पाचक रस इतना स्रावित होता है। अब इन सभी का कुछ ना कुछ काम होता है। ठीक है, अब देखें, अगर हम बात करें जो HCl होता है वो क्या काम करता है। ठीक है, HCl होता है वो क्या काम करेगा। ठीक है, तो अब ये चारों जो चीजें निकल रही हैं, जो पाचक रस निकल रहा है, इसमें HCl का वर्क क्या होता है, HCl का ये काम होता है कि जो भी भोजन आया हुआ है ग्रास नली, मुख से होते हुए ग्रास नली से होते हुए आमाशय में पहुंचा है, उस भोजन को वो क्या करेगा, पहले काम करेगा कि सड़ने से बचाएगा, सड़ने से बचाता है। ठीक है, सड़ने से क्या करेगा, बचाएगा, सड़ने से क्या करेगा, बचाएगा। इसके बाद दूसरा काम करेगा, क्या काम करेगा, दूसरा काम करता है कि हो सकता है कि उस भोजन में जो हमने भोजन ग्रहण किया और वो भोजन ग्रास नली से होते हुए आमाशय में आया, हो सकता है कि उसमें कुछ जीवाणु या कीटाणु कुछ ऐसे होंगे जो हमारे लिए नुकसान करते हो, हमें नुकसान दें उनको, यानी ये जीवाणुओं या विषाणुओं या कुछ भी कहे, कीटाणुओं को क्या करता है, मारने का काम करता है, कीटाणुओं को, जीवाणुओं को नष्ट करता है, को नष्ट करेगा। ठीक है, क्या करेगा, नष्ट करेगा। ठीक है, पहला काम तो हमने पढ़ लिया कि सड़ने से बचाएगा, पेट में आमाशय में जो ही भोजन पहुंचेगा उसको सड़ने से बचाएगा। दूसरा काम करेगा क्या, जीवाणुओं को नष्ट कर देगा, कि कुछ ऐसे भी हो सकता है कि हार्मफुल कुछ ऐसे आ जाएं जो हार्मफुल है हमारे बॉडीज के लिए, उनको क्या करता है, ये खत्म कर देता है। ठीक है, तीसरा काम जो सबसे मेन है वो क्या करता है कि ये जो पेप्सिन निकला होता है, ये पेप्सिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इनएक्टिव का मतलब होता है निष्क्रिय होता है, क्रियाशील नहीं होता। जब ये स्रावित होता है तो ये उस टाइम पे निष्क्रिय होता है। ठीक है, तो ये निष्क्रिय होता है, यानी ये क्या करता है, पेप्सिन को क्या करता है, सक्रिय करता है, पेप्सिन को क्या करता है, सक्रिय करता है। जैसे कि मतलब मान लीजिए वो निकला, ठीक है, जैसे कि आप नींद से उठे और ऐसे बैठे हुए हैं, तब तक कोई आया और आपके सिर पे चट से एक चाटा बजाया, आपकी अचानक नींद खुल जाएगी, कहता है कि चलो जल्दी से काम पे शुरू हो जाओ, तुम्हारा काम शुरू हो गया, स्टार्ट होने वाला। ठीक है, तो ठीक उसी तरह निकल तो गया है, मतलब हम नींद से उठ तो गए हैं लेकिन हमने मुंह नहीं धोया है और अभी भी नींद में है, तो वही बात है कि पेप्सिन निकल तो गया है, स्रावित हो चुका है गैस्ट्रिक ग्लैंड से, इन जठर ग्रंथियों से, लेकिन अभी भी वो एक्टिव नहीं हुआ है। तो एक्टिव नहीं हुआ है तो क्या करेगा, HCl जो करता है वो पेप्सिन को एक्टिव कर देता है कि अब हो गया, तुम्हारा जितना आराम करना था कर लिए, अब जल्दी से तुम अपने काम पे जुड़ जाओ। तो वो क्या करता है, पेप्सिन को, अब कई बार पूछा जा सकता है जो पेप्सिन का जो निष्क्रिय फॉर्म होता है उसको क्या कहते हैं, तो जो पेप्सिन का निष्क्रिय फॉर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, पेप्सिनोजन कहते हैं। ठीक है, पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन। ठीक है, पेप्सिनोजन। ठीक है, ये हिंदी इंग्लिश नाम सेम है, इंग्लिश में बस इसको स्पेलिंग के साथ लिखेंगे, अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेट के साथ, और हिंदी में वही लिख रहे हैं, तो पेप्सिनोजन में बदल देता है। ठीक है, पेप्सिनोजन जो अवस्था होती है वो कौन सी अवस्था है, ये पेप्सिन की निष्क्रिय अवस्था है। ये कौन सी अवस्था है, ये हमारी पेप्सिन की क्या है, निष्क्रिय अवस्था है। पेप्सिन की कौन सी अवस्था है, निष्क्रिय अवस्था है, निष्क्रिय अवस्था है। ठीक है, पेप्सिन की हमारी क्या है, निष्क्रिय अवस्था है, उसी निष्क्रिय अवस्था को पेप्सिनोजन बोला जाता है। पूछा जा सकता है, ये भी कोई कहीं से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं कि पूछा जा सकता है पेप्सिन की निष्क्रिय अवस्था को क्या कहते हैं, तो पेप्सिनोजन कहते हैं। ठीक है, अब यही पेप्सिनोजन जो निकलेगा तो पेप्सिनोजन फॉर्म में निकलता है। अब क्या करेगा, इसी पेप्सिनोजन को HCl क्या कर देता है, सक्रिय कर देता है, और जो ही सक्रिय करता है यह पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि ये पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज काम क्या करते हैं, भोजन के
क्या में क्या इनका योगदान है वो हम पढ़ लेंगे। तो फिलहाल आप इतना उतार लीजिए कि क्या क्या निकला HCl। तो HCl के बारे में हमने पढ़ लिया कि HCl क्या करता है, भोजन को सड़ने से बचाएगा, जीवाणुओं को नष्ट करेगा और पेप्सिन को सक्रिय करेगा। और उस पेप्सिन सक्रिय जो होता है उसके निष्क्रिय फॉर्म को क्या कहते हैं, पेप्सिनोजन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको फटाक से उतारिए, उसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे कि पेप्सिन, रेजिन और लाइपेज का क्या क्या काम है भोजन को पचाने में। ठीक है, वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। अगर ना लिख पाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो को पॉज कर ले, आसानी से लिख ले फिर प्ले कर ले। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारा जो पहला जो एंजाइम था, एक तौर पे कहें, जिसका नाम था पेप्सिन। पहले पेप्सिन पढ़ लेते हैं। पेप्सिन पेप्सिन का काम क्या होगा, ये क्या काम करेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, भोजन के ठीक है, अब ये क्या करता है, भोजन में जाहिर सी बात है हमने भोजन को अगर किया है तो भोजन के प्रोटीन के घटक को, यानी हम सीधे कह सकते हैं ये प्रोटीन को क्या करता है, प्रोटीन को। ठीक है, तो इसको दूसरे पेन से लिखा जाए क्या ज्यादा अच्छा रहेगा। ये क्या करता है, प्रोटीन को क्या करेगा, प्रोटीन को, अब देखते हैं ये पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को क्या करता है, तोड़ देता है। ठीक है, प्रोटीन को तोड़ेगा। अब प्रोटीन किसकी वजह से टूटा, तो यहां हम लिख सकते हैं, इस रिएक्शन को हम लिख सकते हैं पेप्सिन की वजह से। पेप्सिन क्या करेगा, इस प्रोटीन को तोड़ देगा, और जो ही प्रोटीन को तोड़ेगा तो वो किस में बदल जाएगा, पेप्टोन में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, पेप्टोन में बदल जाएगा। तो जो भी हमारा निष्क्रिय पेप्सिनोजन था वो जो ही HCl की वजह से सक्रिय हुआ तो तुरंत अपने काम पे जुड़ जाता है और तुरंत इतना एक्टिव होता है कि वो प्रोटीन को पेप्टोन में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जो ही पेप्टोन में ये कन्वर्ट कर दे, यानी हमारा यहाँ पे प्रोटीन का पाचन स्टार्ट हो गया है। आमाशय में पेप्सिन की मदद से प्रोटीन का पाचन हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम्स की वजह से होता है, तो हम कह देंगे पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, और यहीं पे हमारा भोजन का दूसरा क्रम स्टार्ट होता है जिसमें प्रोटीन हमारा पाचन स्टार्ट हो गया होता है। ठीक है, और पाचित होके पेप्टोन में बदल जाता है। ठीक है, तो इसको फटाक से उतार लीजिए। फिर दूसरा हम कहेंगे कि रेनिन क्या करता है, जल्दी से उतारिए फटाक से। हम देखेंगे जो दूसरा है हमारा रेनिन, दूसरा है रेनिन, तो इसको दूसरे पेन से लिखे ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए, ये भी जैसे पेप्सिन इनएक्टिव फॉर्म में रहता है उसी तरह रेनिन भी एक्टिव फॉर्म में रहता है, जिसको प्रेरेनिन कहते हैं। प्रेरेनिन कहते हैं। ये हमारा कौन सा फॉर्म है, निष्क्रिय अवस्था है। कौन सी अवस्था है, निष्क्रिय अवस्था है। ठीक है, निष्क्रिय अवस्था है। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, निष्क्रिय अवस्था है प्रेरेनिन के रूप में। रेनिन जो होता है वो रेनिन के रूप में हमारा रहता है। ठीक है, पाचन ग्रंथियों के थ्रू निकला होता है। अब क्या करता है, फिर से HCl इसको भी कहेगा तुम भी चलो स्टार्ट हो जाओ काम पे। ठीक है, तो ये भी क्या करता है, प्रेरेनिन को HCl किस में कन्वर्ट करता है, HCl जो कन्वर्ट करेगा वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और रेनिन में कन्वर्ट हो जाएगा। रेनिन क्या है, प्रेरेनिन का एक्टिव फॉर्म है, और प्रेरेनिन क्या है, रेनिन का इनएक्टिव फॉर्म है, यानी निष्क्रिय अवस्था है। अब क्या करेगा, HCl प्रेरेनिन को एक्टिव कर देता है और रेनिन में बदल जाए। अब रेनिन क्या करेगा, तो रेनिन सीधे करता है यानी मिल्क प्रोटीन को, मिल्क प्रोटीन को। ठीक है, मिल्क प्रोटीन का मतलब होता है जो भी दूध में प्रोटीन, मिल्क में प्रोटीन पाया जाता है उसको ये कन्वर्ट करता है। अब ये प्रोटीन, ये सोचो किस में ज्यादा निकलता होगा, तो जो जितने छोटे बच्चे होते हैं उनमें रेनिन ज्यादा स्रावित होता है, ज्यादा निकलता है। ठीक है, एक्सक्रीट ज्यादा होता है, ताकि क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं वो ज्यादा, उनका मेन जो फोर्स होता है, जो फूड होता है, सोर्स होता है फूड का, वो हमारा मिल्क प्रोटीन ही होता है। वो ज्यादातर छोटे बच्चे दूध का ही सेवन करते हैं। ठीक है, तो वो मिल्क प्रोटीन के लिए रेनिन ज्यादा काम आता है। अब देखिए कि यहां पे हम इसको दूसरे पेन से लिखें, रेड से लिख देते हैं ताकि अच्छे से रहेगा।
हाँ, यहां पे लिख देते हैं रेनिन। किसकी मदद से? रेनिन की मदद से। अब जो मिल्क प्रोटीन होगा वो रेनिन की मदद से किस में टूटेगा? तो इसको हम ब्लू पेन से लिखें, ब्लैक से लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो मिल्क प्रोटीन होगा वो रेनिन की मदद से किस में टूट जाएगा? पैरा कैसीन में टूट जाएगा, पैरा केसीन में टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा? पैरा केसीन में टूट जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हमारा मिल्क प्रोटीन का दूसरा अवस्था पाचित हो गया। पहला हमारा पेप्सिन पचन गया, दूसरा हमारा रेनिन की वजह से जो मिल्क प्रोटीन था वो पैरा केसीन में कन्वर्ट हो गया। इसको भी फटाक से लिख लीजिए। और ये भी लिख लीजिएगा कि रेनिन को निष्क्रिय अवस्था कहते हैं और रेनिन को सक्रिय अवस्था कहते हैं। जैसे पेप्सिनोजन को निष्क्रिय और पेप्सिन को सक्रिय अवस्था कहते हैं, और ये सभी दोनों HCl की वजह से एक्टिव होते हैं। फटाक से लिखिए। अब जो तीसरा है वो तीसरा देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो इसको दूसरे पेन से लिखें ताकि मिक्स ना हो। अब जो तीसरा है वो क्या होता है, इसको भी मिटा दें, ठीक है। अब तीसरा जो हमारा है वो हमारा लाइपेज है। लाइपेज का क्या काम है, ठीक है। तो ये लाइपेज क्या काम करता है? ये जो भी फूड में हमारा जो वसा होता है यानी फैट होता है, वो लाइपेज इस फैट को के आंशिक रूप में कन्वर्ट करता है, ठीक है। यानी लाइपेज क्या करता है? वसा के कुछ छोटे भाग को ही यह तोड़ पाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है देख लेते हैं, ठीक है। यानी मेन हम कहेंगे कि जो आमाशय में पाचन होता है वो केवल दो लोगों का सबसे ज्यादा पाचन होता है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, रेनिन यानी मिल्क प्रोटीन को पैराकेसिन में बदलता है। और पैराकेसिन का मतलब होता है दूध का फाड़ना यानी दही में कन्वर्ट होना। जैसे दूध में देखते हैं ना, दूध फट जाता है जैसा होता है, ठीक वही प्रोसेस होती है हमारे पेट के अंदर में। दूध क्या होता है? रेनिन की वजह से फट के पैराकेसिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि लाइपेज का काम करता है। तो लाइपेज बस सिंपल छोटा सा काम करता है कि ये कुछ भाग को, वसा के, फैट के कुछ ही भाग को ये क्या कर देता है? तोड़ता है, ठीक है। तो वो देख लेंगे, उसको ब्लू पेन से लिख दें, ब्लैक से लिख दें ताकि अच्छा रहेगा। ये लाइपेज क्या करता है? वसा को ये हम इसको भी रेड से लिखें, लाइपेज। ये क्या करता है? ट्राइग्लिसराइड्स में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। वसा क्या करता है? लाइपेज की उपस्थिति में वसा ट्राइग्लिसराइड्स में क्या हो जाता है? टूट जाता है। ये पूरा वसा नहीं टूटता है, ठीक है। वसा का कुछ आंशिक भाग ट्राइग्लिसराइड में टूट जाता है, ठीक है। तो ये इतना प्रोसेस हुआ। आमाशय में 3 प्रोसेस हुआ। प्रोसेस नंबर 1 कि प्रोटीन का पेप्टोन में कन्वर्ट हुआ, किसकी वजह से? पेप्सिन की वजह से। रेनिन की वजह से जो मिल्क प्रोटीन हुआ होगा पैराकेसिन में, यानी मिल्क का फटना यानी पैराकेसिन में हो गया। तीसरा ये हुआ कि लाइपेज भी निकलता है जो कि वसा के कुछ आंशिक भाग का ट्राइग्लिसराइड्स में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता। अब यहां पे आमाशय में जो हमारा भोजन होगा वो क्या रहेगा? लगभग 3 से 4 घंटे ये जो आमाशय में जो भोजन होता है वो 3 से लगभग 5 घंटे, ठीक है, 5 आवर्स तक यानी घंटों तक ये पेट में ऐसे रहता है, ठीक है। आमाशय में इसी में वो 3 से 5 घंटे के बीच तक वो यहां पे रहेगा, ठीक है। अब यहां पे रहेगा, ठीक है। तो उसी अवस्था में जो हमने कहा था ना HCl उसको सड़ने से बचाता है, तो वही HCl इतने देर तक, क्योंकि इतने देर तक अगर कोई भोजन रहेगा तो अब इसलिए हो सकता है कि सड़ना स्टार्ट हो, लेकिन उसी सड़न से बचाने के लिए HCl काम आया है, ठीक है। जो कि हमने HCl का उपयोग में पढ़ा था कि ये पेप्सिन के लिए काम आया था, रेनिन के लिए काम आया था, और तीसरा हमने एक और बताया था कि वो भोजन को सड़ने से बचाता है। तो क्योंकि भोजन को पचने के बाद 3 से 5 घंटे उस आमाशय में रहना होता है, इसी वजह से वो क्या करता है? HCl की वजह से वो सड़ने से बचता है और आसानी से उसमें रहता है, ठीक है। अब ये इसको उतार लिए हैं, जो नहीं उतारे फटाक से उतारिए। फिर अगला हम पढ़ेंगे, अगला हमारा क्या रहेगा कि वही भोजन कहां पहुंचेगा? इस छोटी आंत में पहुंचेगा, ठीक है। तो ये उतारिए जल्दी से, फिर हम छोटी आंत के बारे में पढ़ते हैं।
और एक चीज और याद रखिएगा कि जो भी आमाशय में जो भोजन ये सभी प्रोसेस पच गया, उस आमाशय में पचे हुए भोजन को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसको लिख लिए होंगे, इसको मिटा देते हैं। एक चीज और यहां नोट कर लीजिएगा जरूर, जैसे हमने पढ़ा कि मुख गुहा में पचे हुए भोजन को हम क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं, उसी तरह आमाशय में जो भोजन पचता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो जो आमाशय में पचा हुआ भोजन होता है, यानी कौन सा भोजन, पचा हुआ भोजन होता है, पचा हुआ भोजन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोला जाता है काइम। क्या बोला जाता है, CHYME, काइम बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, काइम बोला जाता है। यानी ये भी पूछा सकता है कि आमाशय में पचे हुए भोजन को हम क्या कहते हैं, तो आमाशय में पचे हुए भोजन को हम क्या बोलते हैं, काइम बोला जाता है। ठीक है, जैसे मुख में पचे हुए भोजन को बोलस, उसी तरह आमाशय में पचे हुए, स्टमक में पचे हुए भोजन को हम क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। इसको भी फटाक से नोट डाउन करिए, फिर हम पढ़ेंगे क्या, छोटी आंत के बारे में। अब देखिए हमारा क्या होगा, जो तीसरा पाचन है वो हमारा छोटी आंत में पाचन कैसे होता है। छोटी आंत में पाचन, छोटी आंत में पाचन, छोटी आंत में क्या होता है, पाचन, भोजन का पाचन कैसे स्टार्ट होता है। अब हम देखें तो यहां पे आमाशय देखते हैं कि छोटी आंत से जाके मिला हुआ है। तो देखो हमने पढ़ा था कि छोटी आंत के 3 पार्ट्स होते हैं, क्या होते हैं, जिसको ग्रहणी कहते हैं, यानी ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, तो ये 3 भाग होते हैं। इन्हीं तीनों भागों में हम देखेंगे कि यहीं से इस यानी जो हमारा क्या क्या है, अग्नाशय है, उसके बाद पित्ताशय है। ठीक है, तो इन दोनों से भी कुछ हमारे एंजाइम्स क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं। जैसे पित्त से जो निकलता है उसको बाइल जूस या पित्त रस भी बोलते हैं। अगर बात किया जाए कि पित्त रस में कोई भी हमारा क्या होता है, कोई भी एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो पित्त रस ये सभी क्या होते हैं, भोजन के साथ क्या होते हैं, मिक्स होते हैं और क्या पहुंचते हैं, हमारी छोटी आंत में पहुंच जाएंगे। अब छोटी आंत में क्या प्रोसेस होगा, ठीक है, तो वो प्रोसेस हमारा होगा, अगर बात करें तो पहली बात हम देखे हैं कि इसमें HCl था, तो भोजन की अवस्था कैसी थी, अम्लीय थी। लेकिन जब ये आमाशय से 2 से 3 से 5 घंटे के बाद जब छोटी आंत में पहुंचा, तो वो इस जो भी ये आमाशय और अग्नाशय और जो पित्ताशय से जो एंजाइम सीक्रेट होता है वो क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, मतलब क्षारीय होता है। तो वो क्या करता है, भोजन के अम्लीयता को, एसिडिक नेचर को क्या करता है, बेसिक नेचर में कन्वर्ट कर देता है, मतलब क्षारीय में कन्वर्ट देता है, अम्लीयता को वो क्षारीय में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद जो अग्नाशय से बहुत सारे हमारे एंजाइम्स निकलते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, वो हमें मेन चीज पढ़ना है कि बाइल जूस से कोई भी एंजाइम नहीं प्रोड्यूस होता है, मतलब पित्त रस से, लेकिन अग्नाशय से बहुत सारे एंजाइम सीक्रेट होते हैं जिनके क्या क्या नाम है और वो छोटी आंत में क्या क्या काम करते हैं। तो हमने छोटी आंत के बारे में पढ़ लिया था कि 3 टाइप्स की होती है। अब क्या होगा कि भोजन जब आमाशय से छोटी आंत में पहुंची है, तो उसका जो अग्नाशय से जो भी एंजाइम्स निकले हैं वो क्या क्या काम करते हैं और कितने एंजाइम्स निकलते हैं। तो उसमें हमारा जो पहला एंजाइम्स है जो अग्नाशय से निकलता है, उसका नाम है क्या है, ट्रिप्सिन। क्या है, ट्रिप्सिन। आप कहेंगे ये क्या है, ट्रिप्सिन क्या है, तो ट्रिप्सिन क्या करता है, ये अभी थोड़ा मोड़ा प्रोटीन हमारा उस भोजन में बच जाता है जो कि पेप्टोन की वजह से नहीं ब्रेक हो पाता है, नहीं टूट पाता है। तो ट्रिप्सिन क्या करता हुआ है, बचे हुए प्रोटीन को, यानी शेष प्रोटीन को, जो कुछ प्रोटीन्स हमारे बच गए हैं, शेष प्रोटीन्स को क्या कर देता है, तोड़ देता है। किस में तोड़ता है, तो ये भी उसी में तोड़ेगा, पेप्टोन में क्या करता है, तोड़ देता है। ठीक है, पेप्टोन में तोड़ देता है। कौन तोड़ेगा, तो ट्रिप्सिन तोड़ता है।
ट्रिप्सिन क्या करेगा, ट्रिप्सिन जो बचा हुआ प्रोटीन है उसको क्या करेगा, पेप्टोन में तोड़ देगा। तो वो हमारा पहला एंजाइम था जो कि किससे निकलता है, इसी हरे वाले अग्नाशय यानी पैनक्रियाज ग्लैंड से निकलता। और ये जो पैनक्रियाज ग्लैंड हमने पढ़ा भी था कि ये दूसरी सबसे बड़ी ग्लैंड्स होती है। सबसे बड़ी ग्लैंड्स कौन होती है, तो ये लीवर यकृत होता है कि जो सबसे बड़ी ग्रंथि यानी ग्लैंड्स बोली जाती है, और दूसरी सबसे बड़ी ग्लैंड्स यानी ग्रंथि अग्नाशय होती थी। इसी अग्नाशय से जो हमारा पहला निकलता है वो क्या होता है, ट्रिप्सिन होता है। तो इसको भी फटाक से नोट करिए। फिर हम दूसरा जो पढ़ेंगे वो दूसरा हमारा रहेगा क्या, एमाइलेज। तो ये हम दूसरे पेन से लिख लेंगे। अब जो दूसरा है वो है हमारा एमाइलेज। क्या है, एमाइलेज, एमाइलेज भी बोल सकते हैं, एमाइलेज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये एमाइलेज क्या करता है, ये एमाइलेज क्या करता है, मंड यानी स्टार्च को, मंड यानी स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, मंड यानी ये किसकी वजह से, इसी एमाइलेज के। तो इस एरो के रूप में एमाइलेज लिख दीजिएगा। अब ये क्या करता है, इसको रेड से लिख दिया जाए। एमाइलेज को क्या करता है, ये मंड और स्टार्च एमाइलेज को क्या करता है, एमाइलेज की वजह से क्या होता है, माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। माल्टोज ऐसे लिखते हैं, माल्टोज या माल्टोज में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। माल्टोज में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। यानी हमने पढ़ा ट्रिप्सिन क्या करता है, शेष प्रोटीन को ट्रिप्सिन की वजह से पेप्टोन में बदल जाता है। और जो एमाइलेज होता है जो अग्नाशय से निकलता है वो क्या करता है, बचे हुए मंड या स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो इसको भी लिख लीजिए। उसके बाद हमारा अगला आएगा कि वसा को भी कोई पाचन होता है, क्योंकि हमारा जो सबसे लास्ट में भोजन का जो पाचन होता है वो वसा का ही होता है, और वसा का ही पाचन छोटी आंत में होता है यानी फैट का, ठीक है। तो वसा का क्या होगा, वसा लाइपेज की वजह से किस में कन्वर्ट होगी, हमारा वसी अम्ल में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होगी। तो इसको भी इसी लगे हाथ लिख लेते हैं। तीसरा क्या है कि वो जो वसा होगा वो लाइपेज की वजह से, लाइपेज से, लाइपेज क्या करेगा, लाइपेज वसा को किस में कन्वर्ट करेगा, वसा को ये तोड़ेगा, और तोड़ेगा तो किस में तोड़ेगा, वसीय अम्ल में तोड़ देगा, वसीय अम्ल में, एवं ग्लिसरॉल भी बोल सकते हैं, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल में तोड़ देगा, ठीक है। ग्लिसरॉल में ये तोड़ देगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि ये कुछ एंजाइम्स निकले जो कि क्या हुए, हमारे अलग अलग भोजन के कंपोनेंट को क्या किए, तोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद भी और भी सारी चीजें हैं, अभी हम पढ़ लेंगे, फिर अभी हम पढ़ेंगे। पहले इसको नोट डाउन करिए, फिर उसके बाद हम कुछ चीजें और भी हैं उसको हम पढ़ते हैं। अब यहां से भोजन क्या होगा, अगले छोटी आंत के अगले भाग में पहुंचेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, इलियम कहते हैं, ठीक है। अब यहां पे भोजन पहुंचेगा इलियम में, तो इलियम में बहुत सारे भी एंजाइम्स होंगे, वो क्या करेंगे, वो भी अलग अलग चीजें उन भोजन के कंपोनेंट को अलग अलग पार्ट्स में तोड़ेंगे। तो उसमें हमारा पहला जो होता है वो हमारा होता है पहला, उसका नाम क्या है, सुक्रेज नाम है, सुक्रेज, सुक्रेज बोल सकते हैं, ठीक है, सुक्रेज। अब ये क्या काम करता है, ये एंजाइम क्या करेगा, ये सुक्रेज क्या करेगा कि ये भोजन के सुक्रोज को क्या करेगा, सुक्रोज को दो भागों में ये तोड़ देगा, एक होगा फ्रक्टोज और एक होगा ग्लूकोज, ठीक है। तो वो तोड़ देगा सुक्रोज, सुक्रेज क्या करेगा, सुक्रोज को, किसको टुकड़ेगा, सुक्रोज को तोड़ेगा, ठीक है। सुक्रोज और सुक्रेज में देख लीजिएगा अंतर है, हो जाएगा, ठीक है। सुक्रोज को क्या करेगा, ये ग्लूकोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलेगा, फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। एक्चुअली में देखा जाए सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज तीनों एक तरह के कंपोनेंट है, इनका स्वाद मीठा ही होता है, ठीक है। अगर कभी सुक्रोज का कोई पूछ दे तो C12H22 O11 होता है, और वही ग्लूकोज के बारे में पूछ दिया जाए तो C6H12 O6 और इसका भी C6H12
O6 होता है। ठीक है, ये दोनों, यानी हम कहें सुक्रोज किन दो अणुओं से मिलकर बना होता है, एक अणु ग्लूकोज और एक अणु फ्रक्टोज के दो अणु, दोनों के एक एक अणु से मिलकर हमारा कौन बनता है, सुक्रोज बनता है। अब यही सुक्रोज सुक्रोज की वजह से, सुक्रेज की वजह से, यही सुक्रोज सुक्रेज की वजह से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये सारे जो एंजाइम्स होते हैं वो छोटी आंत के दूसरे भाग में होता है। दूसरा भाग जिसका क्या नाम था, इलियम नाम था। ठीक है, जिसको हम कहते हैं इलियम, इसी भाग में हमारा इलियम में दूसरा जो तीसरा भाग होता है, बीच वाला एजुनम कोई काम ज्यादा नहीं है, तो इलियम में हमारा सुक्रेस निकलता है और वो सुक्रेस क्या करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में चेंज कर देता है। तो इसको भी फटाक से नोट कर लीजिए। फिर दूसरा हम एंजाइम पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा एंजाइम कौन होता है जो इलियम में प्रोड्यूस होता है, सीक्रेट होता है, इसको फटाक से नोट करिए। अब आता है जो दूसरा है, लैक्टेज है। लैक्टेज, लैक्टेज ये भी कुछ मिला जुला नाम लग रहा है, किससे, लैक्टोज से। तो लैक्ट का मतलब क्या होता है, एक तौर का मिल्क। ठीक है, तो ये लैक्टेज क्या करता है, लैक्टोज को, किसको, लैक्टोज को, लैक्टोज को क्या करेगा, किसमें कन्वर्ट करेगा, हमारा लैक्टोज को ग्लूकोज में, ग्लूकोज में और ग्लैक्टोज में, किसमें, ग्लैक्टोज में, ग्लैक्टोज में, ग्लैक्टोज में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। यानी जो लैक्टोज है वो लैक्टेज की मदद से, लैक्टोज किसमें टूट जाएगा, ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज में टूट जाएगा। ये एक ऐसी शर्करा है जो किसमें पाई जाती है, दूध में पाई जाती है। और ये शर्करा कैसी है, जो गन्ने में पाई जाती है, ये कैसी है, और ये फ्रक्टोज हमारा फलों में भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, सुक्रेज क्या करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है, और लैक्टेज क्या करता है, लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट करता है। और भी सारी चीजें हैं, इसको भी फटाक से नोट करिए। फिर इसको मिटा के हम तीसरा जो लिखते हैं वो हमारा क्या है, जल्दी से नोट करिए। जो तीसरा है, वो तीसरा जो है इरैप्सिन है। ठीक है, क्या है, इरैप्सिन है। ठीक है, तो उसको भी लिख लेते हैं, इरैप्सिन क्या है। तीसरा जो है हमारा इसमें जो एंजाइम है वो क्या है, इरैप्सिन है, इरैप्सिन है, इरैप्सिन है। ये इरैप्सिन क्या करता है, ये इरैप्सिन एक्चुअली में पूरी तरह से प्रोटीन का क्या कर देता है, पाचन कर लेता है। यानी प्रोटीन, संपूर्ण प्रोटीन का पाचन, यानी हम कह सकते हैं प्रोटीन्स का पूरी तरह से पाचन होता है, प्रोटीन का संपूर्ण पाचन होता है, संपूर्ण पाचन। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि प्रोटीन का संपूर्ण पाचन किस एंजाइम की मदद से होता है, तो वो हम कह देंगे इरैप्सिन की मदद से हो जाता है। तो एक चीज याद रखिएगा, प्रोटीन में बहुत थोड़ा कंफ्यूजन है कि पहले हमने पढ़ा कि प्रोटीन क्या होता है, पेप्टोन की मदद से, पेप्सिन की मदद से किस में कन्वर्ट होता है, पेप्टोन में कन्वर्ट होता है। उसके बाद फिर जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि कुछ ऐसे भी प्रोटीन बच जाते हैं जिनका पाचन नहीं हो पाता है, तो वो आगे पाचन होता है, किसकी वजह से होता है, तो हम देखें किसकी वजह से होता है। अभी देखें इरैप्सिन की वजह से, इसके पहले आपने पढ़ा था किसकी वजह से होता है। ठीक है, तो हमने ये प्रोटीन जो है हम देखेंगे कि बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि प्रोटीन, हमने स्टार्टिंग में देखा कि सबसे पहले क्या होता है कि प्रोटीन पेप्सिन की वजह से पेप्टोन में बदला, फिर जब वही भोजन 3 से 4 घंटे 5 घंटे के बाद जब छोटी आंत में पहुंचा तो वहां पे कुछ ऐसे भी प्रोटीन्स थे जो नहीं पाचित नहीं हो पाए, तो वो किसकी मदद से पाचित हुए, तो वो ट्रिप्सिन की मदद से पाचित हुए। फिर जब वही भोजन थोड़ा सा और आगे बढ़ा, छोटी आंत में इलियम में पहुंचा, तो इलियम में भी हमारा कौन निकला, इरैप्सिन निकला, जो कि पूरी तरह से प्रोटीन्स का पाचन कर दिया। तो अगर कोई पूछे कि प्रोटीन को पाचन में, हमारे शरीर में प्रोटीन के पाचन में कितने एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो सबसे पहले नंबर पे कौन आता है, पेप्टोन आता है।
ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन आता है, ट्रिप्सिन आता है। तीसरे नंबर पे कौन आता है, कौन आएगा, ये इरैप्सिन आता है, ठीक है। तो ये तीन हमारे जो प्रोटीन है, ये जो एंजाइम्स हैं, ये प्रोटीन का पाचन अलग अलग स्टेज पे करते हैं। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन करता है इस आमाशय में। उसके बाद ट्रिप्सिन क्या करता है, छोटी आंत के ग्रहणी यानी ड्यूडेनम में। उसके बाद जब वही भोजन आगे बढ़ता है तो एरेप्सिन क्या करता है, जब इलियम में भोजन पहुंचता है तो एरेप्सिन प्रोटीन का पाचन होता है। इस तरह से हमने देखा कि ये पूरा भोजन का पाचन इस छोटी आंत तक हो गया। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि मुख गुहा में जब भोजन का अंतर्ग्रहण होता है तो वहां से लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है। यह टाइलिन क्या करता है, मंड या स्टार्च को माल्ट जिसमें बदल देता है, ठीक है। तो टाइलिन हमारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। उसके बाद उस भोजन को हम क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। उस भोजन को हम क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। वो भोजन हमारा ग्रहणी के थ्रू ग्रास नली से होते हुए, अब ग्रास नली में भोजन कैसे आगे बढ़ता है, तो वो क्रमाकुंचन गति से आगे बढ़ता है। वही भोजन हमारा कहां धीरे धीरे कहां पहुंचेगा, आमाशय में पहुंचेगा। अब हमने पढ़ा था कि आमाशय में कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड से हमारे कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, HCl निकलता है, पेप्सिन निकलता है, लाइपेज निकलता है, रेनिन निकलता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, HCl क्या करता है, पेप्सिन जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है यानी पेप्सिन ओजन में होता है, वो उसको एक्टिव करता है और पेप्सिन में बदलता है। और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन के को पेप्टोन में बदलता है। फिर हम जानते हैं कि रेनिन होता है जो मिल्क प्रोटीन को हमारा उसमें बदलेगा, तोड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमने लाइपेज देखा जो कुछ हमारे वसा को वो ग्लिसरॉल में या वसी अम्ल में चेंज करेगा, ठीक है। उसके बाद वही भोजन 3 से 4-5 घंटे रहता है, लेकिन वो क्या करता है, सड़े ना, इसलिए HCl क्या करता है, उसको सड़ने से बचाता है। उसके अलावा हम कह देंगे कि वो जीवाणुओं को अगर भोजन के साथ आया हुआ है तो उसको मार देता है। उसके बाद यही भोजन हमारा क्या यहाँ पहुंचता है, छोटी आंत में पहुंचेगा। छोटी आंत के ड्यूडेनम में हम जानते हैं कि कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो नहीं पच पाते हैं, तो ट्रिप्सिन की मदद से चेंज होते हैं, पचते हैं। फिर लाइपेज होता है, वो बदलता है। उसके बाद वही आगे बढ़ता है तो छोटी आंत के अगले भाग में यानी इलियम में पहुंचता है। इलियम में हमारे जानते हैं सुक्रेस होता है। सुक्रेस क्या करता है, एंजाइम्स, वो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज करता है। उसके बाद आता है अगला एंजाइम जो लैक्टेज होता है। लैक्टेज क्या करता है, लैक्टोज को वो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में बदलता है। उसके बाद अगला एंजाइम्स कौन होता है, इरैप्सिन होता है, जो कि क्या करता है, प्रोटीन जो कुछ भी बचा होगा अब उस सभी प्रोटीन्स को क्या कर देता है, पचा देता है। और प्रोटीन के संपूर्ण पाचन में लास्ट में कौन योगदान देता है, इरैप्सिन होता है। अब यहां पे हमारा पूरा भोजन, वसा का भोजन वसी अम्ल में और ग्लिसरॉल में भी बदल गया, यानी हमारा सब कुछ पाचित हो गया। अब भोजन का कोई भी कंपोनेंट नहीं बचा है पचने में। अब वही भोजन का क्या होगा, तो हम लोगों ने तीसरा पाचन की क्रिया पढ़ी थी। वो तीसरा क्या पढ़ी थी, हमने पढ़ा था अवशोषण। तो इसको अब जल्दी से नोट करिए, फिर मिटाते हैं। हमने पाचन क्रिया कितने चरणों में होती है वो हमने पढ़ा था। पहला हमने अंतर्ग्रहण पढ़ा था, इसके बाद हम देखेंगे कि भोजन का तमाम तरीके से पाचन हो गया तो पाचन की क्रिया हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में पहले चैप्टर में कि 5 तरीकों में होती है। पहला अंतर्ग्रहण होता है, उसके बाद पाचन होता है, उसके बाद अवशोषण होता है, उसके बाद इमल्सीकरण होता है, एसिमिलेशन होता है, और लास्ट में निकलना होता है कि बहिक्षेपण होता है, ठीक है। जो पचा हुआ भोजन होता है वो पचे हुए भोजन का क्या होगा, अवशोषण होगा। अब उस अवशोषण में हम जानते हैं कि छोटी आंत के दीवारों पे क्या पाई जाती हैं, विली पाई जाती हैं। विली का मतलब होता है कि जैसे ऐसे लाखों संख्या में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाएगी छोटी आंत के दीवारों पे। ये क्या करती हैं, भोजन का अवशोषण कर लेंगे। अब भोजन का अवशोषण हो जाएगा, उसके बाद अगला प्रोसेस होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, इसमें भोजन जो भी हम सांस लेंगे रिस्पायरेशन की प्रोसेस के थ्रू, वो जब हमारे सांस के यानी सांस लेंगे तो वो ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन उस सेल तक पहुंचेगा, और वो जो पचा हुआ भोजन एब्जॉर्ब हुआ है उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। और ऑक्सीकरण के बाद
एनर्जी निकलेगी और एनर्जी अलग अलग कोशिकाओं के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। इसी एब्जॉर्प्शन को हम क्या कहते हैं, इसी कोशिकाओं तक पहुंचने को ही हम क्या कहते हैं, किसी भी ऊर्जा को हम एसिमिलेशन कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब एसिमिलेशन के बाद लास्ट जो प्रोसेस होता है, अब कुछ ऐसे भी भोज्य पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं, हमारे पच नहीं पाते। ठीक है, कुछ ऐसे भी खराब पदार्थ होते हैं जो हमारे पेट में पच नहीं पाते हैं, वो सीधे कहां पहुंचेंगे, वो इस बड़ी आंत में पहुंच जाते हैं। अब इस बड़ी आंत में पहुंचने के बाद क्या होता है, ये बड़ी आंत में क्या होता है, धीरे धीरे हम जब वो भोजन सड़ना शुरू होता है तो उसमें बहुत सारे गैसेस निकलती हैं, मीथेन, ऐसी बहुत सारी गैसेस निकलती हैं। अंत में वो भोजन सड़ता है और उसके जो खराब भोजन होता है वो सड़ के हमारे एनस यानी गुहा से क्या होता है, बहिक्षेपण की प्रोसेस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इसी हम ये पूरा प्रोसेस हमारा हो गया। यही हमारा क्या था, मनुष्य का पाचन तंत्र। और पाचन तंत्र कैसे कैसे क्रियाएं होती हैं ये आपने सभी अंगों को देख लिया। तो आसानी से इस पूरे फिगर को, वैसे आपको नोट्स में पूरा अच्छे से फिगर मिल जाएगा इस पीडीएफ के, इस क्लास के पीडीएफ में, तो आप वहां से भी बना सकते हैं, इसके अलावा यहां से भी बना सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये सारी चीजें आपको एकदम पूरी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी कि कैसे कैसे हमने तमाम इन 2 क्लासों में हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया कि कितने अंग थे, उनके क्या क्या काम थे, कितनी ग्लैंड्स थी, उनके भी कौन कौन सी ग्लैंड्स थी, उनके भी क्या क्या कार्य थे। उसके बाद सभी को हमने एक साथ कंबाइन करके हमने कैसे कैसे पाचन होता है हमारे शरीर में, उन सभी पाचन क्रियाओं को हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने सब कुछ देख लिया। अब हम जो अगला जो हमारी क्लास रहेगी वो हमारी क्लास रहेगी जो कि जिसमें हम पढ़ेंगे कि श्वसन तंत्र, यानी मनुष्यों में जो श्वसन होता है वो कैसे होता है, यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेशन कैसे होता है, वो तमाम तरह के कौन कौन से रिस्पायरेशन होता है, कैसे रिस्पायरेशन होता है, वो सभी तमाम क्लासेस हम जो तमाम जानकारियां हैं वो हम अगले क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि हमारी अगली क्लास कल रहेगी, उसमें हम आपको सब चीजें पढ़ेंगे। अब जो भी आपके डाउट्स अगर इस पाचन डाइजेशन सिस्टम से होंगे तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, उस कमेंट के थ्रू आपकी सारी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो अब तक आपने पूरा पाचन पढ़ लिया। और अगर नोट्स नहीं बना रहे होंगे क्लास के, तो सभी क्लास के आपको पीडीएफ नोट्स उसके डिस्क्रिप्शन में मिल गए हैं। आप उसको आसानी से नहीं लिख पा सकते हैं तो उसको जेरॉक्स करा लीजिए ताकि अच्छे से नोट्स को रख लीजिए। जब एग्जाम टाइम आता है तो बहुत बच्चों के पास नोट्स अवेलेबल नहीं होता और वो परेशान हो जाते हैं कि नोट्स मैं कहां से ढूंढूं, मैं कहां से पढ़ूं, कहां से नहीं पढ़ूं। तो ये इस टाइम पे पढ़ते रहिए, नोट्स कंप्लीट करते रहिए। लेकिन जब आप एग्जाम टाइम आएगा तो जब आपके पास सभी सब्जेक्ट से नोट्स होंगे तो आप आसानी से उन चीजों को क्या कर लेंगे, अध्ययन कर लेंगे और आसानी से हम अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए क्लास बस इतनी ही रहेगी। अपना ख्याल रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज्ञान एंड विज्ञान को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।